हाँ जी, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका किराडू क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं अजय कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो मित्रों, जैसा कि कुछ दिनों से अपन साइकोलॉजी की क्लास को मिस कर रहे थे, तो वो क्लास अपनी वापस शुरू हो चुकी है किन्हीं तकनीकी कारणों से और कुछ भौतिक कारणों से। जैसे आपको सबको विदित है कि राजस्थान में इस टाइम जो है, पूर्वी जो राजस्थान है, टोंक जैसे इलाकों में जहाँ पे हम रहते हैं, वहाँ पर बाढ़ के काफ़ी हालात हो गए थे, जिस कारण मैं कहीं पे फंस गया था। तो उस कारण मैं यहाँ पे स्टूडियो पे नहीं आ पा रहा था, और उस कारण मैं जो जो क्लास है वो शूट नहीं कर पा रहा था। तो अब आप बिल्कुल निश्चित हो जाइए दोस्तों, मैं वापस आ गया हूँ। ठीक है। और अपनी जो क्लास है वो बिल्कुल रेगुलर अपनी बनी रहेगी। ठीक है दोस्तों। तो अपन ने देखो यहाँ तक मित्रों, अपन ने बात की थी जो विकास की विभिन्न अवस्थाएं हैं, उसके बारे में अपन ने चर्चा शुरू कर दी थी। तो अपन ने जो प्रसवावस्था, प्रसव पूर्व अवस्था और शैशवावस्था, बाल्यावस्था, उनके बारे में चर्चा की है अपन ने। ठीक है। और वहाँ उसमें अपन ने जो कौन कौन से जो परिवर्तन होते हैं, विकास के कौन कौन से आयाम होते हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, जो विभिन्न प्रकार के जो आयाम संभावित हैं, उन सभी आयामों की अपन ने चर्चा की। ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद अपन ने जो विकास की जो प्रक्रिया है उसमें अपन आगे अपन शुरू कर रहे हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था के जो जो विभिन्न प्रकार के चेंजेस होते हैं, कौन कौन से परिवर्तन, सामाजिक रूप से या शारीरिक रूप से, संवेगात्मक रूप से, तो उन सभी परिवर्तनों की जो चर्चा है अपन शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो अपन थोड़ा सा ये देखते हैं जो किशोरावस्था है उसकी अपन शुरुआत कर चुके हैं। देखिए दोस्तों, वैकेंसियाँ जल्दी आने वाली है। अक्टूबर में आपको संभव है कि पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। ठीक है। तो आप अपनी जो पढ़ाई है उसमें बिल्कुल निरंतर रूप से डटे रहिए दोस्तों, क्योंकि जो एक शिक्षा है वही अपने को, अपने जो स्तर है, अपना सामाजिक स्तर है, अपना जो आर्थिक स्तर है, उसमें वृद्धि कर सकती है। बाकी ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है कि पर जो आपके सामाजिक विकास का उत्थान कर सके। आपको शिक्षित बनना पड़ेगा, और जो आपको एक बार जो सरकारी नौकरी है उसमें हाथ आजमाना पड़ेगा, ताकि आपको एक बेहतर जीवन जी सको। देखो दोस्तों, मेरा एक मानना है, जैसे मैं किसी वर्ग है उस पर कमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या है, जैसे आपके पास दो विकल्प है दोस्तों। ठीक है। अगर आप पढ़ लोगे, अगर आप पढ़ लोगे, ठीक है, तो आपको संडे की छुट्टी मिल जाएगी। और अगर आप नहीं पढ़ोगे ना, तो अमावस्या की छुट्टी मिल जाएगी। समझने वाले समझ गए। आगे अपन शुरू करते हैं किशोरावस्था। उसके बारे में अपन कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। जो आप जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे क्लास के जो हमारी जो साइकोलॉजी की क्लास है उसका जो आधार है वो एनसीईआरटी की बुक्स रहती है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा समय का मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। जल्दी मैं आपके सामने विज्ञान की क्लास भी रेट पात्रता और मुख्य परीक्षा के लिए आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। ठीक है। तो जो किशोर अवस्था है वो एक ऐसी अवस्था है, ध्यान देंगे आप, तो जैसे 10 साल की उम्र से शुरू हो जाती है। तो उसमें क्या है, बालक में बालक और बालिका दोनों में विभिन्न प्रकार के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ये एक तरीके की, इस तरीके की अवस्था होती है कि इसमें क्या है, जो किशोर है, ठीक है, अपन बालक बालिका की जगह किशोर शब्द यूज करेंगे। तो जो किशोर है उसमें इस तरीके के परिवर्तन होते हैं कि वो खुद कंफ्यूज होता है कि मेरे शरीर में हो क्या रहा है। और वो बिल्कुल परिवर्तन क्या होते हैं, नए परिवर्तन होते हैं, इसलिए वो उनको क्या है, स्वीकार करने में काफ़ी हिचकिचाता है। इस तरह के परिवर्तन होते हैं जिस कारण वो क्या है, अपने आसपास के वातावरण से सामंजस्य नहीं बिठा पाता है। ये क्या होती है, जो किशोरावस्था है वो बाल्यावस्था और जो वयस्क अवस्था है उसके बीच का ट्रांजिशन पीरियड होती है। ट्रांजिशन पीरियड मतलब संक्रमण काल। ठीक है। ट्रांजिशन पीरियड मतलब उसके बीच का जो काल होता है उसे बोलते हैं ट्रांजिशन पीरियड। ठीक है। तो इस ये संक्रमण काल होता है जिस कारण क्या है, बालक जो किशोर है वो अपने जो परिवर्तन है उनको समझ नहीं पाता है, और वो उसमें प्रति क्या है, जागरूक नहीं हो पाता है। ठीक है। तो अपन ने जो इसमें बुक्स में, अपने एनसीईआरटी की जो बुक में दिए हुए हैं, उसके उसको आधार मानते हुए अपन इसमें विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों को, विभिन्न प्रकार के विकास, जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, नैतिक विकास, इनकी अपन चर्चा करेंगे। ठीक है। तो अपन शुरू करते हैं किशोरावस्था। देखिए दोस्तों, देखिए, तो किशोरावस्था को अपन इंग्लिश में बोलते हैं एडोलसेंस। ठीक है। आपको देवनागरी लिपि में याद रखना है। ठीक है। कि वो किस तरीके से देगा, एडोलसेंस जो है, एडोलसेंस है
ये लैटिन भाषा के शब्द एडोलसियर, क्या, एडोलसियर, इससे मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है परिपक्व रूप से विकसित होना। ध्यान रखना दोस्तों, बहुत एक एक को एक एक लाइन जो मैं आपको यहाँ पर बोर्ड पे लिखा रहा हूँ, बहुत ही सिलेक्टेड लाइनें हैं। प्रश्न आपको सीधा देखने को मिलेगा, किताब से उठाएगा सीधा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, और लोग बाग चक्कर में रह जाएंगे प्रश्न कहाँ से उड़ा दिया। ठीक है, और जो उसके ऑप्शंस भी होंगे ना, वो भी इस तरीके से आपको इसमें से देखने को मिलेंगे। तो आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है, आप इसके नोट्स आप वापस बनाना शुरू कर सकते हैं। मैं माफ़ी चाहूँगा कि कुछ दिनों आपको क्लास नहीं मिल पाई थी, कुछ ऐसे ही रीजंस थे, इसी वजह से। तो जो इसका एडोल्सियर शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है, इसका आप जो मीनिंग है वो बिल्कुल एज इट इज याद रखेंगे, परिपक्व रूप से विकसित होना। क्या, परिपक्व रूप से विकसित होना। तो एडोल, सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, एडोल्सियर शब्द का वास्तविक तात्पर्य है। ऑप्शन में देगा किशोरावस्था, ठीक है, परिवर्तन, ठीक है, परिपक्व रूप से विकसित होना। तो आपको ध्यान रखना है कि एडोल्सियर शब्द का मतलब क्या है, परिपक्व रूप से विकसित होना। ठीक है, अपन ने देखा है कि ये बाल्यावस्था जो प्रौढ़ावस्था है, ठीक है, उसके मध्य का संक्रमण काल है। संक्रमण काल मतलब जैसे मान लो, जैसे कोई ए बी सी, ये 3 स्टेप है। अब आपको ए से सी पर जाना है ना, तो उस पर उसके लिए आपको बी से होके गुजरना पड़ेगा, और इससे होके गुजरने को बोलते हैं संक्रमण। क्या बोलते हैं इसको, संक्रमण बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या होता है, बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच का जो संक्रमण काल है वो क्या होता है, किशोरावस्था होता है। ठीक है, देखो इसका जो प्रारंभ है वो यौवनारंभ से माना जाता है। कहाँ से माना जाता है, यौवन जो जवानी है, उस तरीके से अपन कह सकते हैं युवावस्था, है ना। तो युवावस्था की शुरुआत है जो किशोरावस्था से ही मानी जाती है। जो जवानी है जिसे अपन कहते हैं, वो उसकी शुरुआत, उसके जो बीज है वो किशोरावस्था में विकसित हो चुके होते हैं। उनमें जो किशोर है उनमें यौन परिपक्वता, उनमें यौन परिपक्वता और प्रजनन करने की क्षमता है ना, वो विकसित हो जाती है। उनके जो शारीरिक अंग है वो ना, शारीरिक अंग प्रजनन करने के योग्य हो जाते हैं। ठीक है, और उसमें भी आपने जो प्रजनन से संबंधित जो भी हार्मोन्स हैं वो स्रावित होने लग जाते हैं, जिस कारण इसमें क्या होती है, प्रजनन करने की क्षमता विकसित हो जाती है। ठीक है, और उसके यौवन का प्रारंभ हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि इसमें इतने परिवर्तन होते हैं, किशोरावस्था में इतने तीव्र गति से परिवर्तन होते हैं कि जो किशोर है, किशोर या किशोरी, वो बिल्कुल समझ नहीं पाता है कि अपने शरीर में किस तरीके से परिवर्तन हो रहे हैं। ठीक है, अपने मानसिक रूप से वो इतना चिड़चिड़ा जाता है, गुस्सेल प्रवृत्ति का, उसके संवेग इस तरीके से हिल जाते हैं दोस्तों कि वो घर में तूफान ला देता है। देखा होगा ना आपने कि जैसे जो टीन एज है, जिसे अपन बोलते हैं टीन एज, लगभग 13 साल से 19 साल तक की रहती है अपने। तो इसमें क्या है, बालक इतना क्रोधी और इतना उद्दंडी प्रवृत्ति का होता है कि वो घर में कोहराम मचा के रखता है, हर बात का विरोध करना, आवारागर्दी करना, घूमना फिरना। ठीक है, तो ये क्या है, किशोरावस्था में उसको क्या है, ज्यादा होते हैं। तो इस तरीके से क्या, घर में तूफान मचा के रखता है, वो तूफान का देवता है वो उस टाइम। ठीक है, तो तूफान मचा के रहता है, इसलिए इस अवस्था को बोलते हैं तूफान की अवस्था। किसने कहा है, स्टैनली हॉल, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप, स्टैनली हॉल। उसने क्या कहा है कि जो किशोरावस्था है वो तूफान की अवस्था है। तो तूफान की तो है ही दोस्तों, उसमें संवेगात्मक, शारीरिक और सामाजिक, मानसिक रूप से इतने परिवर्तन होते हैं कि वो घर में तूफान मचा के रखता है। ठीक है, तो ये जो परिवर्तन है ये दोनों प्रकार से अपने को देखने के मिलते हैं। कौन कौन से, जैविक और मानसिक। जैविक मतलब शारीरिक रूप से बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं, जैसे उसकी संवृद्धि, मतलब जो संवृद्धि देखा है ना अपन, मापन योग्य वृद्धि है ना, तो जो उसकी वृद्धि है शारीरिक अंगों की, ठीक है, और उसकी खुद की जो शरीर की मांसपेशियों की, इनमें विकास होता जाता है। और मानसिक रूप से मतलब इसमें हार्मोन्स आते हैं, तो हार्मोनों का श्रवण शुरू हो जाता है, जिस कारण जो शरीर में है विभिन्न प्रकार के चेंजेस, परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो एक जैविक परिवर्तन और एक मानसिक परिवर्तन, ये दोनों प्रकार के परिवर्तन उसमें शुरू हो जाते हैं। और ये जो जो परिवर्तन है ना,
ये परिवर्तन सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक होने का मतलब क्या है कि जिस सार्वभौमिक मतलब कोई भी चीज सार्वभौमिक है, इसका मतलब वो सब जगह सत्य है। क्या है? सब जगह सत्य है। जैसे ये पेन है तो ये यहाँ भी पेन है और अमेरिका में भी पेन है और अफ्रीका में भी पेन है। इसका मतलब ये क्या है? सार्वभौमिक। तो जो इसमें होने वाले परिवर्तन है ना, वो क्या है? सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है। ये सब जगह ही ये परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ठीक है। और जो किशोरों के जो सामाजिक और मानसिक अनुभव है, सामाजिक मतलब वो समाज में किस प्रकार से क्रिया करता है, ठीक है, उसके किस तरीके से बिहेव करता है, किस तरीके से व्यवहार करता है उसके संगी साथियों के साथ, उसके माता पिता के साथ, उसके बड़े जो बुजुर्ग हैं उनके साथ किस तरीके का व्यवहार करता है। तो ये जो उसके सामाजिक मानसिक अनुभव है ना, उसके सांस्कृतिक संदर्भ से प्रभावित होते हैं। किस तरीके से? सांस्कृतिक संदर्भ से प्रभावित होते हैं। जैसे दो उदाहरण देता हूँ मैं आपको। मिर्जापुर देखी सबने? मिर्जापुर देखी होगी ना, कालीन भैया वाली। ठीक है। तो जैसे एक तो है अपने कालीन भैया वाला, और एक इधर आपका परिवार कौन सा, गुड्डू पंडित वाला, है ना, देखा है ना। तो जो कालीन भैया का कैरेक्टर है, फिर उसके पुत्र का जो कैरेक्टर है, और कालीन भैया के पिता का जो कैरेक्टर है, वो इस तरीके से दर्शाया गया है कि उनके फैमिली में हमेशा ही बाहुबली ऐसी चीज़ें होती रहती है, मतलब वो जैसे क्राइम वगैरह है। ठीक है। तो वो क्या है, उसका जो सांस्कृतिक मतलब उसका जो सामाजिक ढांचा है ना, तो उस तरीके का होता है। इसलिए जो इनकी संतानें पैदा हो रही है ना, वो जो आसपास का जो माहौल देख रही है उसी तरीके से वो बनती जा रही है। ठीक है। और इधर देखते हैं अपन कि जो उस वकील का बेटे हैं, शुरू शुरू में तो अच्छे रहते हैं, जैसे ये गुड्डू पंडित रहता है, तो ये तो क्या है, इनके साथ लग के, और जो माहौल का भी तो फर्क पड़ता है, अपन ने देखा था ना, आनुवंशिकता और वातावरण दोनों होते हैं, तो इसलिए क्या है, वातावरण के फेट में ज़्यादा जाता है। ठीक है। जबकि जो दूसरा बेटा था उसमें जो बुद्धि का विकास हो रहा है, वो इस तरीके से हो रहा है कि जो जैसे उसके जो माता पिता उसको पोषित कर रहे हैं, है ना, तो उसमें क्या है, एक अच्छे गुणों का विकास हो रहा है। ठीक है। और इनमें बुरे गुणों का, तो उसके क्या है, सामाजिक और जो मानसिक अनुभव है ना, वो किस पर निर्भर करते हैं? सांस्कृतिक संदर्भ पर निर्भर करते हैं। ठीक है। फिर देखते हैं अपन कि, इसे मिटा देता हूँ मैं, देखते रहना फिर आप मिर्जापुर तो। अच्छा दोस्तों, अच्छी अच्छी वेब सीरीज आती है, एक वेब सीरीज आप वो जरूर देखना, पंचायत वेब सीरीज, अमेजन प्राइम पे है। बहुत शानदार वेब सीरीज है, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ से जो अपने किशोरावस्था है ना, इसमें क्या है, लैंगिक परिपक्वता शुरू हो जाती है। जो उसकी लैंगिक अंग है किशोर के, उनमें क्या है, परिपक्वता शुरू हो जाती है। इसका मतलब वो क्या है, जनन के योग्य हो जाता है, जनन के योग्य। और वहां पर क्या होता है, बाल्यावस्था का अंत हो जाता है, और जो युवावस्था है, ठीक है, जो जवानी है, यौवन है, उसका प्रारंभ हो जाता है। और यहाँ पर लैंगिक परिपक्वता उसकी शुरू हो जाती है। ठीक है। दो परिवर्तन इसमें अपने को देखने को मिलते हैं, और ये जो परिवर्तन है ना, एक तरीके से आकस्मिक परिवर्तन अपने को देखने को मिलते हैं कि एकदम से ये चीज़ें किसी होगी। एक तो आप देखोगे समृद्धि दर, इसमें किशोर अवस्था में क्या है, जो किशोर है ना, उनकी जो शारीरिक वृद्धि है वो एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे जो लड़का है, उसकी लंबाई में वृद्धि एकदम से बढ़ जाती है। ठीक है। लड़कियों में उसके स्तनों का विकास, ठीक है, उसकी बॉडी जो है जो गोलाई में इस तरीके से विकसित हो जाती है। तो जो संवृद्धि है ना, वो विकसित हो जाता, संवृद्धि दर है ना, ये एक तरीके का आकस्मिक रूप से इसमें वृद्धि होती है, और उसकी लैंगिक विशेषताओं में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। लेकिन अपन ने देखो दोस्तों पहले पढ़ा था कि जो विकास है ना, वो क्या है, एक क्रमिक प्रक्रिया। क्या है? क्रमिक प्रक्रिया। ये एक घटना नहीं है कि एक रात में हो गई, ये पूर्ववर्ती जो परिवर्तन है उनका समुच्चय होता है। अपन ने पढ़ा था विकास क्या है, एक संचयी प्रक्रिया है। अपन ने देखा था विकास क्या है, एक संचयी प्रक्रिया। तो ये क्या है, एक तरीके से इंटीग्रेटेड प्रक्रिया है। ये जो पुराने जो परिवर्तन है ना, उनको संचय करते हुए जो इसमें विकास होता है। ठीक है। तो ये एक तरीके से घटना नहीं है, क्या है, एक कार्मिक क्रमिक प्रक्रिया है। ठीक है। इसमें जो हार्मोन है वो किशोरावस्था में जो स्रावित होने लग जाते हैं, कौन से जनन हार्मोन स्रावित होने लग जाते हैं, जो उसके क्या है, मूल गौण लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होते हैं।
दो लैंगिक लक्षण होते हैं दोस्तों, एक तो मूल लैंगिक लक्षण, मूल, और दूसरे क्या, गौण। ठीक है। तो जो मूल लैंगिक लक्षण है ना, तो वो तो क्या होते हैं, जो प्रजनन से सीधे संबंधित होते हैं, जैसे अंडाशय का विकास मादा में, ठीक है, योनि का विकास पुरुष में, लिंग का विकास, वृषण का विकास, ये सब क्या है, प्रजनन से सीधे जुड़े होते हैं, इनको बोलते हैं मूल लैंगिक लक्षण। ठीक है दोस्तों। और जो गौण लैंगिक लक्षण है, ये क्या होते हैं, जो प्रजनन से सीधे जुड़े हुए नहीं होते हैं, लेकिन किशोरावस्था में ही ये परिवर्तन परिलक्षित होते हैं, और इन्हीं के आधार पर ही अपन ये मान सकते हैं कि जो किशोर है उसका लैंगिक विकास शुरू हो गया है। जैसे जो अपने शरीर के जो विभिन्न भाग है उन पर बाल आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। और महिलाओं में स्तनों का विकास बच्चियों में स्तनों का विकास हो जाता है, शुरू हो जाता है। जननांगों पर बाल आना शुरू हो जाते हैं। तो ये क्या है, गौण लैंगिक लक्षण। पुरुष की जो आवाज है वो भारी हो जाती है, ये। तो जो हार्मोन्स हैं जो किशोरावस्था में शुरू हो जाते हैं स्रावित होना, और ये क्या है, मूल गौण लैंगिक लक्षणों को प्रभावित करते हैं। और जो बालिका है, लड़कियों में मासिक धर्म शुरू हो जाता है किशोरावस्था में। ठीक है, इसे बोलते हैं अपन मीनार्की, ध्यान रखेंगे आप, इंपॉर्टेंट है। जो माहवारी जिसे अपन कहते हैं, मासिक धर्म, मेंस्ट्रुअल सर्कुलेशन, जो शुरुआत होती है वो बच्चियों में 10 से 13 वर्ष की उम्र में शुरुआत हो जाती है। लेकिन इस ये जो मासिक धर्म है वो पोषण पर भी काफ़ी निर्भर करता है। अगर अच्छा पोषण है तो ये नियमित रहता है, नींद वगैरह अपन पूरी ले रहे हैं तो ये नियमित रूप से सुचारू रहता है। और आप नींद नहीं ले पा रहे हो, ठीक है, आपके पोषण में कमी है, तो मासिक धर्म में क्या अनियमितताएं देखी जाती है, जिससे कारण क्या है, अनेक जो लैंगिक रोग है वो होने की संभावना रहती है। ठीक है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि मासिक धर्म यहाँ पर बच्चियों में शुरू हो चुका होता है। ठीक है। और जो किशोर होते हैं, किशोर और किशोरियां यहाँ पे दोनों ही अपन मान के चलेंगे, तो उसमें क्या होता है, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण हो जाता है, शुरू हो जाता है। ठीक है। जैसे ही बच्चा 9वीं 10वीं क्लास में आएगा ना, तो उसमें क्या है, जैसे लड़का है तो उसका आकर्षण लड़की की तरफ हो जाएगा, और जो लड़की है उसका आकर्षण किसकी तरफ, लड़के की तरफ आकर्षण, जो शारीरिक आकर्षण है वो शुरू होने लग जाएगा। वो उनके जो अपने यौन जो संबंध है उनके बारे में कल्पना करने लग जाता है, उनके बारे में सोचने लग जाता है। ठीक है। तो ये क्या है, ये कोई बीमारी नहीं है दोस्तों, ये एक तरीके से जागरूकता की चीज है, अपने को ध्यान रखनी होती है, जबकि अपन इसको समझते हैं बीमारी समझते हैं। ठीक है। ये गलत है, ये अपने को ध्यान रखना है कि मान लो अगर ये गलत चीज होती तो अपने को 8th क्लास में थोड़ी पढ़ाया जाता। ठीक है। तो ये जो एजुकेशन है, लैंगिक जो शिक्षा है, ये अपने को ध्यान में होनी चाहिए, ताकि अपन विभिन्न प्रकार की जो फेज आते हैं लाइफ में उनसे डील कर सके, अपने शारीरिक परिवर्तनों को समझ सके, अपने मानसिक परिवर्तनों को समझ सके। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो इसमें क्या होता है कि बालक में जो लड़का है वो लड़की की तरफ शारीरिक रूप से आकर्षित होता है, और लड़की लड़के के प्रति शारीरिक रूप से आकर्षित होती है किशोरावस्था में, इसलिए इसको तूफान की अवस्था कहते हैं दोस्तों। ठीक है। और जो अपना काम व्यवहार है उसके प्रति इसमें क्या होता है, सजगता का अभाव होता है। क्या होता है, सजगता का अभाव। तो इसमें क्या है, जो बच्चा और बच्ची है एक तरफ एक दूसरे के प्रति शारीरिक रूप से आकर्षित होने लग जाते हैं, उनमें क्या है, काम जो काम व्यवहार है वो एक्टिव हो जाता है। लेकिन इस दिशा में क्या है, एज ए टीचर, ठीक है, माता पिता इतना नहीं समझा पाते, तो एज ए टीचर आपको इस तरीके से बच्चों को समझाना है कि वो उसको समझे कि ये शारीरिक परिवर्तन है और ये ज़्यादा कोई बड़ी बीमारी या कोई गलत बात नहीं है। तो उस जो एनर्जी है उसकी, वो एनर्जी एनर्जी तो है, ये संपूर्ण जो विश्व है एनर्जी से तो चल रहा है। मैं भी एनर्जी से चल रहा हूँ, ये लैपटॉप एनर्जी से चल रहा है, ये कैमरा एनर्जी से चल रहा है। ठीक है। हर चीज़ में क्या है, एनर्जी। तो वो जो एनर्जी है उसकी अपन एक शिक्षक होने के नाते प्रयास करेंगे कि वह एनर्जी उसकी सही दिशा में लगे। कैसे, जैसे मान लो कोई लड़का है, वो उसको खेल में ऋण में आप आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। ठीक है। उसको विभिन्न प्रकार की एक्सरसाइजेज, ठीक है, और टूर्नामेंट वगैरह जो गवर्नमेंट लेके जाती है, अलग अलग प्रकार के खेल, कबड्डी वगैरह, तो इनमें आप उसकी रुचि विकसित कीजिए, बालक और बालिका दोनों की खेल में ऋण में। ठीक है। तो किसी में भी जैसे कोई भी लड़का है मान लो संगीत में अच्छा है, तो आप उसका जो एनर्जी है उसको उसमें मोड़ने का प्रयास कीजिए।
बच्ची है कबड्डी में अच्छी है तो उसको कबड्डी में, शूटिंग में, या किसी भी जो खेल है, या मान लो पढ़ाई है, कविताएं हैं, तो उसको पढ़ाई से इतर जो अन्य शैक्षणिक गतिविधि, गैर शैक्षणिक गतिविधियां हैं, उसमें उसको इन्वॉल्व करने का प्रयास करना एक शिक्षक को चाहिए। ठीक है, ताकि वो आगे जाके एक बिल्कुल जो ट्रैक है उससे भटके नहीं, और अपनी जो एनर्जी है, अपनी जो काम वासना है, अपनी जो काम है, उसको क्या एक अच्छी दिशा में लगाए। ठीक है, वो देखो देखो दोस्तों, इसमें कोई बात करने में शर्म वाली बात है नहीं। काम है सभी में होता है, ईश्वर ने जीव को बनाया, काम सभी में होता है। ठीक है, उसकी जो शारीरिक इच्छाएं हैं वो सामने आती है, तो ज़्यादा बेटर है कि अपन उसकी जो एनर्जी है उसको सही दिशा में मोड़े। ठीक है, तो उसको क्या है, जैसे एड्स वगैरह, जो ऐसे जो बिना यौन संक्रमित बीमारियां, उसके बारे में जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, कल को पता चले कि वो एड्स करवा के आ गया, आपको पता ही नहीं चले। ठीक है, तो अपने को जो ये एजुकेशन है उसका जो एक शिक्षक होने के नाते बच्चों को उसकी जानकारी देना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, शारीरिक स्व और शारीरिक पहचान जो परिपक्वता होती है उसमें पहचान करने में वो सक्षम होता है। जैसे कैसे, उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। देखो, किशोरावस्था में क्या है, इस तरीके के चेंजेस होते हैं। आपने देखा होगा कि जो किशोरी है ना, ज़्यादातर मिरर के सामने बैठे रहते हैं। किसके सामने? मिरर, मतलब जो दर्पण है ना, उसमें देखते रहते हैं, खुद को निहारते रहते हैं, कैसा लग रहा हूँ, है ना। तो उसमें क्या है, वो एक दूसरे को देखते रहते हैं और अपनी जो कमियां है ना उसकी प्रति क्या है, चिंतित होते रहते हैं। जैसे कोई फोड़े फुंसी हो गया, हो जाता है, कोई बड़ी बात है क्या, गर्मी में से भी हो जाता है। तो उसमें क्या है, वो चिंतित हो जाते हैं। अब मैं भी दो कंसेप्ट बताऊंगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किशोरावस्था के संदर्भ में। तो वो क्या है, उसके बारे में सोचता रहता है कि यार ये पता नहीं क्या हो गया मेरे, है ना। लेकिन उसमें क्या है, जो स्व और वास्तविकता, शारीरिक परिपक्वता है ना, उसके बारे में उसमें अंतर धीरे धीरे विकसित होता है कि हाँ ये परिवर्तन है, वो जैसे होने ही है होने हैं अपने। जैसे वो 18-19 साल का होता है तब जाके उसको ये समझ में आता है। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। हाँ, तो यहाँ तक अपन ने देखा कि किशोर में किस तरीके के शारीरिक विकास है वो हो रहे हैं। इसके बाद अपन देखते हैं संज्ञानात्मक विकास। आ गया संज्ञान। संज्ञान पीछा नहीं छोड़ेगा दोस्तों, जब तक जीवित हो तब तक संज्ञान आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि मस्तिष्क है जो हमेशा कार्य करता रहता है। आप जब सोते रहते हो तब भी मस्तिष्क कार्य करता रहता है। ठीक है, लड़ाई दंगियाँ करते हो तब भी मस्तिष्क कार्य करता रहता है। तो मस्तिष्क कभी भी बंद नहीं होता है दोस्तों। तो मस्तिष्क बंद नहीं होगा तो सोचने समझने की, जो चिंतन करने की क्षमता भी थोड़ी बंद होगी। तो संज्ञानात्मक विकास तो अपने को पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है, जो अपना संज्ञानात्मक विकास है ना, वो अमूर्त विचारों पर आधारित होता है। अमूर्त मतलब एब्स्ट्रैक्ट, मतलब जो दिखते नहीं है, भौतिक रूप से उपस्थित नहीं है। जैसे मान लो मैंने कहा हाथी, क्या बोला मैंने? हाथी। तो जो बाल्यावस्था का जो बच्चा है ना, तो उसको जब हाथी दिखेगा ना, हाथी दिखेगा ना, तभी ही वो उसकी कल्पना कर पाएगा कि ये क्या है, हाथी। लेकिन किशोरावस्था में क्या है, जो उसकी जो प्रतीक चिन्ह है ना वो विकसित हो चुके होते हैं, और वो हाथी के बारे में कल्पना कर सकता है। मतलब वो जो अमूर्त वस्तु है उसके बारे में जो कल्पना कर सकता है। जैसे मान लो बाल्यावस्था में आप बच्चों को पढ़ाओगे संविधान, तो वो समझ पाएगा क्या? छठी क्लास का, 7वीं क्लास का, 8वीं क्लास का बालक संविधान समझ पाएगा क्या? नहीं समझ पाएगा। लेकिन जैसे वो 9वीं 10वीं में आएगा तो वो समझने लगेगा कि संविधान क्या चीज़ है। तो संविधान भी तो अमूर्त है, मतलब जो दिख रहा नहीं है, विचारों के रूप में है ना। तो उसको वो समझने लग जाएगा, उसके जो विचार है लॉजिकल हो जाएंगे। ठीक है, लॉजिक से वो थोड़ी बहुत बातचीत करना पड़ लग जाएगा। जैसे मान लो घर वाले हैं, घर वाले किसी चीज़ के लिए कहा है कि जैसे मान लो अंधविश्वास ज़्यादा ही होते हैं अपने समाज में। तो उसने कहा कि, घर वालों ने कहा कि इसकी पूजा करोगे तो तुम पास हो जाओगे, इस तरीके से कोई भी बता दिया उन्होंने। तो बच्चा क्या है, उसमें लॉजिक तर्कपूर्ण जाता है, तो वो सवाल करना शुरू कर देता है, भाई नहीं नहीं ये क्या बोल रहे हो आप, इसकी पूजा करने से मैं थोड़ी पास हो जाऊंगा, मैं तो पढ़ूंगा तभी तो पास होऊंगा। उसका जो कल्पना है ना, उसकी जो उसकी कल्पना है वो क्या है, आदर्शवादी हो जाती है। आदर्शवादी हो जाती है। आदर्शवादी मतलब वो किसी भी चीज़ को आदर्श से डिफाइन करता है। जैसे मान लो कि हाँ, इस तरीके की जो, जैसे मान लो कोई भी चीज़ है, वो यहाँ से 0 से लेकर उसको 10 नंबर देते हैं अपन। मान लो समाज है, मान लो कोई समाज है ना। तो उसमें क्या है, समाज को अपन 0 से 10 नंबर पे आए उसके पैमाने पर रखते हैं। तो किशोरावस्था में क्या होता है, वो चाहता है कि 10 नंबर ही पे ही वो समाज विकसित होना चाहिए, मतलब उसमें सारे गुण होने चाहिए।
एक तरीके से जो आदर्श होती है ना, कोई भी चीज़ कल्पना में होती है। भाई जैसे मान लो कोई पुरुष है, कोई लड़का है, तो हाँ भाई इसमें सब गुण होने चाहिए, ये अच्छा दिखना चाहिए, अच्छा कमाना चाहिए, है ना। तो ये क्या आदर्श, तो इस पे क्या है, वो आदर्श चिंतन पे जाया जाता है कि हर चीज़ क्या होती है, परफेक्ट होना चाहिए। हर चीज़ कहने का मतलब हर चीज़ क्या होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है। तो उसमें क्या, तर्कना का विकास शुरू हो जाता है, और जो उसकी तर्कना है संज्ञानात्मक, और वो सामाजिक सजगता का नया अवसर प्रदान करती है। ठीक है। जो इसका चिंतन है वास्तविक मूर्त अनुभवों से आगे अमूर्त अनुभवों की तरफ चला जाता है। मैंने बताया था, हाथी का उदाहरण लेके, जो सामने है उसके इतर उसके दिमाग में कल्पना करने की शक्ति विकसित हो जाती है, और वो अमूर्त चिंतन करना शुरू हो जाता है। जो उसके विचार हैं वो थोड़े आदर्शवादी रहते हैं, मतलब उसको चाहिए हर चीज़ क्या, पूर्ण रूप से सही, वो ऐसे सोचता है। लेकिन जब दुनिया के ठकोरे खाता है ना, तब समझ में आता है उसको, भाई आदर्श जैसी चीज क्या है, कल्पना है बस। इस जीवन में, इस सृष्टि में कुछ भी आदर्श नहीं है। हर चीज का एक पैमाना होता है। कोई आदमी यहाँ पे होता है, कोई यहाँ पे होता है, कोई चीज यहाँ पे होती है 5 पे, तो कोई चीज 6 पे, 10 पे तो कोई नहीं होता है। ठीक है। ये चीज है। तो जो आदर्श समाज ये सब चीजों का कल्पना करने लग जाता है। जो जीन पियाजे हैं, जीन पियाजे अपन विस्तृत रूप से और पढ़ेंगे। जीन पियाजे जो मनोवैज्ञानिक है, थोड़ा सही लिख देता हूँ, ये थोड़ा हैंग हो रहा है दोस्त। ठीक है इसको। तो जो जीन पियाजे है, उन्होंने इस अवस्था को कहा है परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्कना। ध्यान रखेंगे आप, एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा, परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्कना है वो किस अवस्था में शुरू होती। ठीक है। उसके जो नैतिक चिंतन है उसमें लचीलापन आता है। वो सोचता है कि सिगरेट पीना सही बात है, गलत बात है। फिर उसके दोस्त कहते हैं भाई पी ले, सही तो है, क्या दिक्कत होगी, वो मर थोड़ी जाएगा एक दिन में। तो वो अपने नैतिक सिद्धांतों को चेंज कर लेता है, और वो सिगरेट खींच लेता है। तो यहाँ पर उसके सिद्धांतों में लचीलापन देने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं अपन। अपन ने जो बाल्यावस्था थी उसमें एक चीज पढ़ी थी, अहम केंद्रवाद पढ़ी थी क्या। अहम केंद्रवाद में क्या था कि जो बच्चा है ना, किसी भी चीज को खुद के ही दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करता है, दूसरे के दृष्टिकोण को देखने का प्रयास नहीं करता है। जो किशोरावस्था में है ना, उसमें भी एक तरीके का अहम केंद्रवाद होता है। ठीक है। ये अहम केंद्रवाद होता है दो तरीके के, इसको दिया था डेविड एलकाइंड ने। ये जो कौन कौन से, एक तो है, देखो मैं पहले नाम बता देता हूँ, काल्पनिक श्रोता, काल्पनिक श्रोता। दूसरा है व्यक्तिगत दंत कथा, इसे बोलते हैं पर्सनल फेबल, पर्सनल फेबल। आप इंग्लिश में जरूर ध्यान रखेंगे, जब वो देवनागरी लिपि में देगा तो सीधा ही इसको लिख के देखा, वो कैसे, इमेजनरी ऑडियंस। एक तो होता है काल्पनिक श्रोता, एक होता है व्यक्तिगत दंत कथा, पर्सनल फेबल। तो ये किसने दिए, डेविड एलकाइंड ने। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, दोनों ही के दोनों। ये बात ध्यान रखोगे आप। नाम पूछ सकता है, इनकी प्रक्रिया पूछ के, और इसका नाम पूछ सकता है, भाई इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे। इधर से पूछ सकता है भाई ये उदाहरण देके, और पूछ सकता है भाई इसको क्या बोलेंगे। तो ध्यान देंगे आप, पहला है काल्पनिक श्रोता। तो जो किशोर किशोरियाँ होती है ना, उसमें उनमें एक प्रवृत्ति होती है क्या, क्या कि जब वो सोचते हैं कि जो लोग हैं ना, वो हमेशा उनकी तरफ ही आकर्षित होते हैं। ठीक है। और वो सोचते हैं कि लोग उनके प्रत्येक व्यवहार का प्रेक्षण कर रहे हैं। कैसे, आप क्लास में देखोगे, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बालक जाएंगे, यार दोस्त बना ही लेते हैं, फिर देखे कहेंगे देख मेरी तरफ देख रहा है, मेरी तरफ देख रही है। तो ये क्या है, उसमें ये तरीके का अहम केंद्रवाद विकसित हो रहा होता है, जबकि वो चाहे वो देख रहा है या देख रही है, नहीं देख रहा होगा, लेकिन उसमें क्या है, विकसित हो चुका होता है। ठीक है। कि ये जो व्यक्ति है ना, सारे व्यक्ति मुझे देख रहे हैं, बस मुझे, किसके, तेरे भाई को देख रहे हैं। तो इस तरीके का जो घमंड है, एक तरीके से उसे बोल सकते हैं अपन, अहम केंद्रवाद उनमें विकसित हो जाता है। जो जैसे मान लो कोई लड़का है, उसकी शर्ट पर स्याही का धब्बा लग गया, तो 9वीं 10वीं के बालक को आप देखोगे, जब स्कूल आएगा ना, तो वो इतना परेशान रहेगा कि यार स्याही का धब्बा लग गया, अब ये पूरी स्कूल मुझे ही देखेगी, पूरी स्कूल को और काम है ही नहीं, तेरे को ही देखेगी। तो उस शर्ट के स्याही के धब्बे को वैसे समझेगा बहुत बड़ा पाप हो गया, ये तो कांड हो गया, सारी स्कूल मुझे ही देखेगी। लड़कियां हैं, उसके गालों पर क्या है, जो खुंसियाँ वगैरह पिंपल्स वगैरह जाते हैं, तो वो इतनी परेशान होती है कि हाँ ये तो अब बहुत ही ज़्यादा बेकार काम हो गया, लोग अब मेरे को ही देखेंगे, भाई इसके देखो फुंसियाँ हो रखी है इसके। तो ये जो क्या है, एक तरीके से बोलते हैं अपन काल्पनिक स्रोत, क्या बोलते हैं इसको, काल्पनिक श्रोता।
इसमें क्या होता है, लोग ये सोचता है कि किशोर किशोरी सोचते हैं कि लोग उनकी तरफ ही देख रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। तो ये क्या है, अपने खुद के बारे में ज़्यादा आत्मसचेत होते हैं और दर्पण के सामने लगे रहते हैं हमेशा। क्या बस बढ़िया लग रहा हो ना, ऐसे करते रहते हैं बस। है पिंपल वगैरह हो जाएंगे तो उनको फोड़ता रहेगा, फोड़ती रहेगी। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। इस तरीके से ये उदाहरण देगा, सीधा पूछेगा कि इसको क्या बोलते हैं, काल्पनिक श्रोता। इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, एनसीईआरटी का ही लैंग्वेज है ऐसी की ऐसी। ठीक है, फिर चलते हैं अपन व्यक्तिगत दंत कथा पे। इंग्लिश में बोलेंगे इसको पर्सनल फेबल। हाँ ये तो तगड़ा ही है भाई। ठीक है, तेरे भाई ने कह दिया ना, बस ये आजकल तो ज़्यादा चल रहा है, तेरे भाई ने। तो इसमें क्या है, स्वयं को अद्वितीय मानता है। अद्वितीय मतलब अनोखा। क्या मानता है, अनोखा, अपने जैसा कोई नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि, क्या है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही हूँ सबसे बढ़िया इस दुनिया में। तो वो क्या है, खुद के बारे में इतनी अच्छी कल्पना करने लग जाता है। ठीक है, तो वो क्या है, खुद को बहुत बेहतरीन अद्वितीय मानने लग जाता है। ठीक है, और ऐसा सोचता है कि कोई भी व्यक्ति है ना, वो उनकी अनुभूतियों को नहीं समझ सकता। क्या, अनुभूति, उसकी अनुभूतियों को समझ नहीं सकता। देखिए देखिए, जैसे मान लो मैंने कहा था कि शारीरिक आकर्षण हो ही जाता है, तो वो क्या है, उम्मीद पाल लेते हैं भाई, हाँ ये अपने से बात करेगा, बात नहीं करेगी, लेकिन नहीं, बात नहीं करता है, तो उसका क्या है, दिल टूट जाता है। ठीक है, तो फिर वो उसको, उसके दोस्त को कहता है भाई। तो उसका दोस्त कहता है क्या हो गया, क्यों परेशान रहता है आजकल, न तो पढ़ाई लिखाई में ध्यान देता। भाई तू नहीं समझ सकता, भाई मेरी परेशानी है, तू नहीं समझ सकता। अरे भाई तू बता तो सही, नहीं तू समझेगा ही नहीं। तो क्या, तो वो क्या समझता है कि कोई व्यक्ति है ना, जो उनकी अनुभूति है ना, उनको समझ नहीं सकता है, तो वो खुद को ही अद्वितीय मानता है और वास्तविकता से दूर है ना, काल्पनिक दुनिया का निर्माण कर लेता है। वास्तविकता से दूर काल्पनिक दुनिया का तक का निर्माण कर लेता है। कि जैसे मान लो कोई लड़का लड़की एक दूसरे से बातचीत करना शुरू करते हैं, बातचीत करते हैं ऐसे भाई, ठीक है, एक मित्रवत रूप से वो बातचीत कर रहे हैं, कोई पेन भी मांग लिया ना, तो वो लड़का तो भाई शादी तक सोच लेता है, भाई हाँ शादी होनी है अपने दोनों की। तो क्या, वो काल्पनिक रूप से ही उसमें क्या, काल्पनिक दुनिया में रहता है भाई, हाँ। तो इसे बोलते हैं अपन व्यक्तिगत दंत कथा, पर्सनल फेबल। आप ध्यान रखेंगे, दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा ही बनेगा। तो दोस्तों यहाँ तक अपन ने किशोरावस्था के शारीरिक और संज्ञानात्मक विकास के बारे में चर्चा की। अपनी क्लास है जो रेगुलर रहेगी। ठीक है, तो ये आप बने रहिए मेरे साथ। अपन एनसीईआरटी की जो बुक है उसको बिल्कुल अच्छी तरीके से कवर कर रहे हैं, और भी जो अन्य महत्वपूर्ण बुक होगी उसको कवर करेंगे। और आप, मुझे मेरी आशा है कि आप इस टाइम सुरक्षित हैं सब जगह पे, क्योंकि इस टाइम बारिश की ऋण के जो हालात है काफ़ी बिगड़ते जा रहे हैं। तो आप थोड़ा सुरक्षित रहने का कोशिश करेंगे, अंदर बैठ के आप ऑनलाइन क्लास लीजिए हमारी, और उसको रिवीजन कीजिए बार बार। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।